the future of the market? Zigzag is a pattern of stock market. आगे जाके ऐसे कोई सेक्टर्स या समथिंग जो आपको लगे कि डाउन द लाइन 4-5 ईयर्स हमें बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, ऐसे कोई सेक्टर्स आप सजेस्ट कर सकते हो? अगले 5 साल के लिए वहाँ पे पैसा बनेगा और अच्छा राइट, बनेगा। मतलब जहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वॉरेन बफेट हो गया, राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, जो भी पैसा बनाते हैं वो इन्वेस्टमेंट में ही बनाते हैं। और डीप ब्लड बाथ अभी जो चल रहा है वो कब तक मतलब रुकेगा, वो आपको दिख रहा है? बेचने वाले की तिजोरी खाली और लेने वाले की जेब खाली। Hello everyone, this is Prit Shah, founder of Horizon Recruitment Services and Horizon Connects. We are bringing the knowledge series for everyone to know about what is going on in the market, what is going on in the industry. Today we are having the guest Mr. Prakash Batta from the Stock Market with Banker. Hello Prakash भाई. हाय प्रीत भाई। वेलकम प्रकाश भाई. थोड़ा आपके बारे में बताइए, हाउ यू हैव स्टार्टेड द जर्नी, आपने कहाँ से बैंकिंग में स्टार्ट किया, स्टॉक मार्केट में कैसे आए, समथिंग अबाउट योर होल जर्नी. हाय प्रीत भाई। मैंने एज पर 2013 से एक्सिस बैंक में एज अ सीनियर मैनेजर से काम किया था। आफ्टर देन वी हैव प्रमोटेड एज अ सीनियर मैनेजर। आफ्टर देन वी हैव प्रमोटेड एंड वी हैव चेंज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मैंने स्टॉक मार्केट का स्टार्ट किया था। और 2019 से अभी हम स्टॉक बाज़ार में ही, स्टॉक मार्केट में ही काम कर रहे हैं। ओके, आई थिंक यू हैव कैप्चर द नेम स्टॉक मार्केट विद बैंकर, तो मतलब थोड़ा उसके बारे में, क्यों स्टॉक मार्केट विद बैंकर ही? एक्चुअली प्रीत भाई, टू बी फ्रैंक, तो उसके लिए हमने बहुत सोचा था। आफ्टर 2 मंथ एंड आई डिसाइडेड कि सब अपना प्रोफेशन के जैसे नाम रखते हैं। Correct. जैसे कोई भी बैंकर हो गया या फिर हो गया, तो फिर हमने सोच के हमने टीम ने बताया कि हमको ये नाम रखना चाहिए, क्योंकि मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग इंडस्ट्री में ही रहा है। तो फिर आफ्टर वी हैव फाइनली कि स्टॉक मार्केट विद बैंकर ही रखते हैं। देन आफ्टर वी हैव डिसाइडेड कि नाम स्टॉक मार्केट विद बैंकर ही रखेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट. बैंकिंग में आपने स्पेसिफिकली कौन कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादातर वर्क किया था, लाइक सेल्स और समथिंग एल्स? बैंकिंग मैंने मोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट अलग अलग से, उसमें म्यूचुअल फंड भी आ गया, फिर लोन भी आ गया, फिर अकाउंट ओपनिंग भी आ गया। देन आफ्टर वेरियस डिपार्टमेंट है, जैसे एक भी कोई ऐसा नहीं है कि जहाँ पे मैंने काम नहीं किया। ओह, दैट्स ग्रेट. ओके, तो लाइक राइट नाउ इन स्टॉक मार्केट विद बैंकर व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू आर गोइंग टू प्रोवाइड, मतलब क्या क्या आप इंक्लूड करने वाले हो? अभी स्टॉक मार्केट विद बैंकर जो हमने रखा है, तो हमारा पहला मोटो होगा कि क्लाइंट को अवेयरनेस करना। ओके. कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है, या कौन सा अपने को जो भी मेन है टॉपिक, वो अपने को ख्याल आना चाहिए। कि इट मीन्स के क्लाइंट को पता होना चाहिए कि ये जो है अपने को बाजार में, इट मीन्स के मार्केट में ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी बाजार में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर है और अभी डे टू डे से भी स्ट्रिक्ट होती रही है। तो फिर हमें वही अवेयरनेस के बारे में ज़्यादा का अपना गोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयरनेस हो स्टॉक एवरी मार्केट सेकंड के पर्सन इज नाउ बिकमिंग द वेल्थ इन्फ्लुएंसर और द स्टॉक मार्केट Exactly, इन्फ्लुएंसर. हाँ, मतलब इसके अंदर ज़्यादातर आपको क्या लगता है, बिकॉज आपने जैसे 2019 से स्टार्ट किया, उससे पहले भी आपने काफ़ी बहुत बार उतार चढ़ाव तो देखे होंगे मार्केट में, तो आपके मतलब उसके बाद में एक कोविड का बहुत बड़ा फॉल आया था, देन मार्केट ने बूम अप किया, तो अभी 2025 का जो फॉल है वो भी आपको मतलब सेम ही लगता है? इसके क्या मतलब कितना अभी और डाउन आपको लगता है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द मार्केट? एक्चुअली प्रीत भाई, जिगजैग इज अ पैटर्न ऑफ स्टॉक मार्केट। Okay. स्टॉक मार्केट एक ही तरह ऊपर नहीं जाएगा और एक ही तरह नीचे नहीं जाएगा। कोई भी ब्लैक स्वेन इवेंट है, जैसे कोविड आ गया, जैसे ईरान और उसका युद्ध हो गया, तो फिर लगता है कि टेम्पररी डाउनफॉल है, लेकिन अपने को टारगेट वही करना है। यानी फिर पहले से ही हम कस्टमर को या फिर जो भी अपना क्लाइंट है उसको पहले से ही बोल देते कि आपका गोल क्या है और आपका टारगेट क्या है। देन आफ्टर हम डिसाइडेड करते हैं। और मार्केट डाउनफॉल है, आएगा जाएगा, जो भी इवेंट है आएगा और जाएगा। आप 1998 से देख लीजिए, सेंसेक्स 2000 था, अभी 86 का हाई मार्क है, 80 अभी 74-70,000 चल रहा है। तो अपने को सिर्फ वही ध्यान में रखना है कि ये जो डाउनफॉल है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि परमानेंट ऊपर ही जाएगा। इट मीन्स कि वो उसका डायरेक्शन ही है कि ऊपर ही जाएगा। और अभी आप देख सकते हो कि मार्केट में अपनी जो पब्लिक, इट मीन्स के पॉपुलेशन है 140 CR अराउंड, तो अभी आई थिंक 4 to 5% ही अपने को स्टॉक मार्केट में इंडिया में कर रहे हैं। तो अभी बहुत स्कोप है आगे, बहुत ये जो हर महीने आप देखोगे तो 40 to 50 लाख डिमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। तो फिर अभी जो आप बोल रहे हो कि फॉलिंग आया है, तो वो भी FI है या फिर जो ये ट्रम्प ने अभी कुछ नया व्याख्या, तो यस एग्जैक्टली, तो वो शॉर्ट टाइम है, वो परमानेंट नहीं है। और अभी जो FI का जो हम अपने के इंडियन मार्केट में ज़्यादा रहता था कि FI है तो ही मार्केट चलता था, लेकिन अब हम FI जाए आए अपने को कोई टेंशन नहीं। राइट, निर्मला जी ने अभी कमेंट किया था कि जो अपने रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने मार्केट को अच्छे से हैंडल किया था, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली थोड़ा डाउनफॉल आ रहा है। मतलब
आपके हिसाब से डाउन भी आना चाहिए, एक साइड वन वे तो इट शुडंट बी, राइट? राइट, एग्जैक्टली राइट। यस, तो लाइक आप बेसिकली 2020 का जो डाउनफॉल आया था उसके बाद में फ्रॉम 2021 टू 2023 और 24 तक मार्केट ने बहुत हाई नेक्स्ट हाई मारा है। एग्जैक्टली, उसमें बहुत सारे स्पेसिफिकली यूथ या राइट, हु आर इन बिटवीन समवेयर 20 to 30 और 20 to 28 ऑफ द एज ग्रुप, Right. उन लोगों ने काफ़ी इन्वेस्ट किया, काफ़ी 100%, पैसा बनाया। 100%, एंड राइट नाउ जब हम इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं तो दे ऑल आर लाइक कि ऐसा हमने कभी फॉल देखा ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो फॉर देम आप क्या एडवाइस करोगे कि उनको ये मार्केट सिनेरियो में कैसे रिएक्ट करना चाहिए? बिकॉज वो लोग बोल रहे हैं कि सारे अच्छी अच्छी कंपनी 50-60-70% डाउन हो गई है। लाइक सबके म्यूचुअल फंड या तो फिर आप किसी का भी पोर्टफोलियो ले लो इक्विटी का, वो सब डाउन हो गया है। तो अभी इसके अंदर उनको क्या एडवाइस आप करते हो कि होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए और बाइंग करना चाहिए? स्पेसिफिकली मैं एडवाइस यही करता हूँ कि उसको होल्ड करना चाहिए और अपना कैपिटल उसको बचा के रखना चाहिए। कैपिटल डाउन आ जाए तो उसको भी आप इन्फ्लुएंसर देख के ऐसा एग्जिट कर देना नहीं चाहिए। ये जो फॉल है वो टेम्परेरी है। अभी ये फॉल नहीं आता तो 90% पीपल ऐसे थे जो 26,000 निफ्टी था तब ऐड करने चाहते थे कि चलो ऐड करते हैं, पैसा नाकना है शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है। लेकिन अभी जो रहे तो अभी बेस्ट टाइम समझ के ले लेना चाहिए और अभी ज़्यादा से ज़्यादा उसको इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसके लिए वही बेटर होगा। ओके, दैट्स ग्रेट। एंड अबाउट SIPs, मतलब ये मार्केट में आपको क्या लगता है, SIPs स्टॉप कर देनी चाहिए या तो फिर हमें और ज़्यादा करनी चाहिए? नहीं, हमें हमारा जो भी क्लाइंट है उसका हमारा मेन गोल ही होता है कि SIP कर रहे हैं तो पहले हम उसको टारगेट करते हैं कि आपका गोल क्या है। ओके, वो गोल फुलफिल होने के बाद ही हम SIP का क्लोज का रखते हैं। अगर उसने एजुकेशन या फिर अपने डॉटर का मैरिज या फिर उसने एब्रॉड वेकेशन के लिए किया है तो वो गोल फुलफिल होता है तो SIP क्लोज करे। अदरवाइज अभी जो उसके पास जगह है तो वहाँ पे ऐड करे और लंबे समय तक रखे क्योंकि उसका फायदा होगा ही होगा। ओके, मतलब ये टेम्पररी डाउन की सिचुएशन में कुछ भी क्लोज तो नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग वी शुड होल्ड। यस, एग्जैक्टली। एंड अभी मैंने पर्सनली देखा है कि यूथ क्या कर रहा है कि कोई भी सैलरीड पर्सन है या तो फिर कोई भी किसी का कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, तो लोग क्या करते हैं कि किसी का 25,000 सैलरी है तो वो 20-25 हज़ार पूरे का पूरा मार्केट में डाल देता है। तो आपके हिसाब से देयर शुड बी अ रेशियो कि हम 100% सैलरी में से कुछ परसेंटेज ही मार्केट में डालें और कुछ हमें बचा के रखना चाहिए और कुछ हमें सेविंग्स में या FD में या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए? प्रीत भाई, टू बी फ्रैंक तो जो भी 100% आता है तो पोर्टफोलियो 100% डाउन डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। ओके, जैसे गोल्ड में हो गया, FD हो गया, रियल एस्टेट हो गया और मार्केट हो गया। ओके, तो उसका क्या गोल है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एज इट इज़ उसको बेस पे हम उसको सजेस्ट करते हैं कि अभी ये टाइम करो। तो उसको 100% भी नहीं डालना चाहिए क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि 60% अराउंड मार्केट में जाना डाल चाहिए। सकते हैं। देन आफ्टर वो अपने घर की फुलफिलमेंट है या फिर उसका जो भी लगता है उसको उसके जहाँ career कंजप्शन goals होगा, वगैरह, राइट, हाँ, तो right. वहाँ पे वो यूज़ कर सकता है। मतलब 100% नहीं करना चाहिए। 100% कभी इसके अंदर नहीं डालना चाहिए। आई थिंक द मेन रीज़न इज़ कि हम 100% डालते हैं, बाद में वो डाउन हो जाता है एंड देन वी कैन नॉट रिकवर आवर मनी। तो वहाँ पे ही सब लोग अभी डाउन कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली, वो फियर आ जाता है कि चलो सारा पैसा चला गया तो हम लंबे समय के लिए खड़े नहीं रहते और वहाँ से हम एग्जिट कर लेते हैं। एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एक ऐसा पैसा जो लॉन्ग टर्म के लिए हम कहीं ना कहीं हमारे कोई भी इवेंट में यूज़ नहीं करने वाला है, उसी को ही हमें डालना चाहिए। एग्जैक्टली, और अपने को टारगेट ही रखना चाहिए गोल बेस हाँ। कि ये पैसा है तो 10 साल के लिए अपनी डॉटर होगी या फिर अपने डॉटर का मैरिज होगा, डॉटर के लिए स्टडी होगा या फिर उसका जो भी प्लान वेकेशन किया होगा, इसमें XYZ उसका जो भी गोल होगा तो उसके हिसाब से ही रखना चाहिए और उसके हिसाब से ही उसको सेल करना चाहिए। ओके, तो मिनिमम टाइम पीरियड आप क्या बताते हो? मतलब अगर कोई भी आज इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो एवरीवन इज हैविंग दैट वन पर्टिकुलर थिंग इन द माइंड कि आज पैसा डाला है, कल तो हमें 100% चाहिए, राइट। तो व्हाट शुड बी द पर्टिकुलर रिटर्न दैट वन कैन एक्सपेक्ट इन अ ईयर? मतलब मैं अगर आज लाख रुपए डाल रहा हूँ तो कितना मैं मिनिमम और मैक्सिमम एक साल में एक पर्टिकुलर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ फ्रॉम द मार्केट? आप 1 लाख रुपए डाल रहे हो तो कहाँ पे डाल रहे हो? मैं Okay. अगर SIP डाल रहे हो तो SIP मिनिमम 5 ईयर रखनी चाहिए क्योंकि उसका जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है वो 5 ईयर आफ्टर ही अपने को बेनिफिट मिलता है। अगर SIP के थ्रू जाते हो तो मिनिमम आपको ओरिजिन पीरियड 5 ईयर रखना ही चाहिए और उसके अलावा आपको आज डाला और कल डबल नहीं होगा और वो नहीं होगा क्योंकि अब अगर आप बैंक में FD कराते हो तो 7 to 8% मिलता है। एग्जैक्टली। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट में एक दिन में डबल कर दूं या फिर एक साल में मैं डबल कर दूं तो पॉसिबल नहीं है। राइट। तो अपने को मार्केट अगर लास्ट 15 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट 12 to 40% दिए ही है रिटर्न दिया है, करेक्ट। तो अपने को वही एक्सपेक्टेड रखना है कि निफ्टी अगर 12% दे रहा है तो हम उससे ज़्यादा कैसे करें। अगर 12% है तो FD से तो भी 5% अप ही है तो आई एम हैप्पी। तो वही अपने को टारगेट रखना है कि निफ्टी अगर दे रहा है तो उससे ज़्यादा हम उसको अल्फा बोलते हैं कि अल्फा रिटर्न में कैसे निकाल सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो वही अपने को टारगेट करना है और उस पे बेस पे ही अपने को कैपिटल डिप्लॉय करना है। और फर्स्ट रूल्स अपने को यही रखना है कि अपना कैपिटल लूज ना हो पाए। राइट। क्योंकि अगर आप मैं एग्जांपल के दूँ तो
अगर आप क्रिकेट रम रहे हो हाँ। और आपको रन करने हो तो विकेट बचा के रखनी पड़ेगी, और हम ये विकेट को अपनी कैपिटल की तरफ से यूज़ करते हैं। अगर आप रन बनाने और आपकी विकेट ही नहीं रही तो फिर आप रन बना नहीं सकते। नहीं इसीलिए मार्केट में आपको पहले का पहला रूल्स है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। ओके, मतलब कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब अगर हाँ। हमारा जो भी प्रॉफिट हो रहा है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं या तो उसको री इन्वेस्ट कर सकते या हैं। आप अपने गोल के हिसाब से, या फिर आपको मिल रहा है कि नहीं, तो आप इसीलिए अपने तरफ से निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको होल्ड ही रखना है। ओके ओके ओके, परफेक्ट। मतलब आगे जाके ऐसे कोई सेक्टर्स या समथिंग जो आपको लगे कि डाउन द लाइन 4-5 ईयर्स हमें बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, ऐसे कोई सेक्टर्स आप सजेस्ट कर सकते हो? यस सर, अभी जो लास्ट मंथ बजट गया हाँ। तो अभी गवर्नमेंट ने 12 लाख के अबव टैक्स जीरो कर दिया। Right. तो फिर आप जहाँ भी जो सैलरीड पर्सन होगा वो कंजप्शन पे, गवर्नमेंट का फोकस है कंजप्शन, करेक्ट। कि जहाँ भी कंजप्शन, तो कंजप्शन के स्टॉक जो भी हो गए हाँ। उसको आप फोकस करना चाहिए। या फिर अभी चाइना प्लस वन का थीम, इट मीन्स कि उसको फोकस ज़्यादा करे, कि चाइना में पहले केमिकल ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था। हाँ। तो अभी अब इंडिया में हो रहा है। देन आफ्टर मैन्युफैक्चर, सबसे ज़्यादा देखो तो मैन्युफैक्चर इंडिया में आ रहे हैं। राइट, मैन्युफैक्चर सब अभी इंडिया में डाल रहे हैं। Exactly, इवन तो- टेस्ला का भी अभी चल रहा है कि दे आर exactly. कमिंग इन द इंडिया। राइट, तो मैन्युफैक्चर में किस किस को फायदा होगा उस कंपनी को आइडेंटिफाई करना चाहिए। फिर ऑटो सेक्टर ले लो। हाँ, अभी जैसे कंजम्पशन बढ़ा है तो ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट, गोल्ड, वो सब जो भी मिड टर्म के लोग हैं, इट मीन्स के मिडिल क्लास के लोग हैं, वो वहीं पे ज़्यादा फोकस करेंगे। राइट, मतलब जहाँ पे कंजप्शन ज़्यादा है Exactly. वहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। Exactly. अब एफएमसीजी भी वी कैन टारगेट। एग्जैक्टली, FMGC हो गया, फिर ये ऑटो हो गया, रियलिटी हो गया। Okay. उसमें हम ज़्यादा अगले 5 साल के लिए वहाँ पे पैसा बनेगा और अच्छा बनेगा। ओके, मतलब पर्टिकुलर मिनिमम 5 साल का तो हमें हॉराइजन पकड़ के चलना पड़ेगा कि जहाँ पे जाके हमारा रिटर्न। ऐसे भी मोस्ट पर है तो 5 साल, अगर पर उसके भी आप पे अगर कंपनी अच्छी ली है, आपको एडवाइस करनी कौन कर रहा है वो पहले बेटर, इट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो Okay. मुझे एडवाइस दे रहा है, हाँ। तो उसके हिसाब से आप आगे बढ़ो। कि Okay. ऐसा नहीं है कि ये ले लिया, दो फ्रेंड ने बोला कि ये बाय कर लो, ये कंजप्शन कर लो, ये 5 साल के लिए रख लो, ऐसा नहीं। कंपनी को पूरे के पूरा जानना है। अगर अपने पास टाइम नहीं है हाँ। तो फिर कोई भी एडवाइस या फिर सेबी रजिस्टर कोई भी आ रहे होगा, या हाँ। फिर कोई भी आपको बता देगा कि ये करना चाहिए। ऐसे किसी के भरोसे अपने को बाय सेल नहीं करना है। रैंडम एडवाइस भी है। रैंडमली एडवाइजरी शुड बी नॉट अवॉइड। बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे चैनल चलाते हैं फ्री वाले, पेड वाले, मतलब ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, तो उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उसके रिगार्डिंग आप जो भी बाय सेल कर रहे हैं तो सेबी 100% मना बोल रही है कि हम बाय सेल Right. नहीं कर सकते। इट मीन्स कि हमको किसी को रिकमेंडेशन नहीं कर दे सकते, तो उसको साइड में रखो। इट मीन्स कि उससे ट्रस्ट मत करो, क्योंकि वो कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, हमको कुछ पता नहीं है। राइट। आप नियर बाय कोई भी एरिया में जाओगे तो आपको सेबी रजिस्टर आ रहे हैं या फिर म्यूचुअल फंड रजिस्टर, जो भी एमफी रजिस्टर होगा, हाँ। उसके एडवाइस लेनी है और उसको अच्छे से अपना प्लान समझ जाना है, और आपका नेक्स्ट 5 ईयर का क्या गोल है और आपका कितना ओरिजन है। इट मीन्स कि आपको क्या लग रहा है कि आपके पास इतनी इनकम आ रही है, तो उसके बेस पे प्लान करो और इन्वेस्ट करो। क्योंकि अभी देखो सर, सेंसेक्स ऑलमोस्ट 75-70,000 हो गए। Yes. और अभी इंडिया में जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 4-5% है। वो Right. जैसे 4-5% है वो 8% हो गए, तो हाँ। डेफिनेटली सेंसेक्स डू 1.5 लाख एंड 2 लाख, मतलब वो सीधा 2x ही होगा। 2x ही जितना- होगा जैसे होगा वो। Right. तो अपने को अभी जो फॉल है वो एज अ अपॉर्चुनिटी तरीके ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटी के तरीके, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बने उतना इन्वेस्ट करना है। Okay. और अपना एग्जिट होल्ड और रेट देख के कि चलो पोर्टफोलियो डाउन है, ऐसा वैसा करके एग्जिट करना नहीं नहीं है, okay. क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखो। ओके, एंड आप ऐसा कुछ सजेशन देना चाहोगे कि ज़्यादातर हमें लार्ज कैप में जाना चाहिए, मिड कैप में या स्मॉल कैप में? ज़्यादातर से आप कौन सा अपना रिस्क प्रोफाइल हम समझते हैं Okay. पहले कि उसको कैसा रिटर्न चाहिए। Got वो it. बोल रहा है कि नहीं मुझे अग्रेसिव जाना है तो हम स्मॉल कैप में उसको एडवाइस देते हैं। वो बोल रहा है कि मुझे अग्रेसिव नहीं जाना है तो फिर मिड कैप पे, और बोला कि मुझे रिस्क लेना ही नहीं है तो फिर हम लार्ज कैप में ज़्यादा Okay. एडवाइस देते हैं, क्योंकि अपना जो भी FI का जो भी होल्डिंग है वो लार्ज कैप में है। अच्छा, ये FII ज़्यादातर लार्ज ज़्यादातर लार्ज कैप में होल्डिंग करते हैं, वो रिस्क वहाँ पे कम है, दैट कैन और कम है, और उसकी कंपनी होगी वो साउंडफुली वर्क कर रही होगी। हाँ, मतलब प्रमोटर्स के वो प्रमोटर और सब जो होगी वो ब्रांड ही होगी। इट मीन्स के उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। ओके ओके, गॉट इट। तो शुड बी लार्ज कैप। लार्ज कैप ज़्यादा फोकस रहना चाहिए। इट आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो और निफ्टी जैसे रिटर्न दे रहे हो उसका एक्सपेक्ट करते हो तो लार्ज कैप। ओके ओके, गॉट इट। तो मतलब इसके अंदर ज़्यादातर लार्ज कैप में हम करें, बट वो एज ग्रुप या इनकम के बेस के ऊपर वी कैन डिफाइन कि ये एज ग्रुप में ज़्यादातर
इसमें लोग करते हैं, या तो फिर इनकम अगर 50,000 to 1 लाख है तो ज़्यादातर ये पर्टिकुलर साइज में जाना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, अपना गोल जैसे बोला कि अपने को रिस्क प्रोफाइल समझ गया कि हाँ। उसको अग्रेसिवली जाना है अगले 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, हम्म, तो फिर वो वैसे स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में जा सकते जा हैं। सकते हैं। एग्जैक्टली। Okay. या फिर ऐसा रूल्स बना सकते हैं कि 50% लार्ज कैप, 30% मिड कैप एंड स्मॉल कैप और 20% जो छोटी छोटी कंपनी है वो हाँ। कल जाके बिगर बनेगी, मल्टीबैगर वी कैन या से। या वी कैन से मल्टीबैगर, तो उसमें 20% अपना कैपिटल डिप्लॉय कर सकते पर हैं। ज़्यादातर लॉस भी मल्टीबैगर स्टॉक एग्जैक्टली, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि 20% अपना जो Okay. भी कैपिटल लगा रहे हो 100% में से 20% ही उसमें डिप्लॉय कीजिए, ज़्यादा उसमें जान मत जाइए, ओके। क्योंकि वो हाई रिस्क हाई रिटर्न हो गया। ओके, हाँ, राइट राइट। और ज़्यादातर डिविडेंड कौन से सेगमेंट की कंपनीज देती है, मतलब ऐसा कुछ कोई एडवाइस है समथिंग की, क्योंकि डिविडेंड इज समथिंग कि वो कभी भी कंपनियां दे देती है, राइट। तो ऐसा कोई डिविडेंड के बेस के ऊपर? कभी भी कंपनी नहीं देती, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है हाँ। आफ्टर प्रॉफिट वो डिक्लेयर करती है कि Right. इतना प्रॉफिट बचा है, तो नीचे के जो भी अपने शेयर होल्डर हो गए उसको देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ये मल्टीबैगर सॉरी मिड कैप या लॉन्ग टर्म वाले कंपनी हर क्वार्टरली उसके रिजल्ट के भी आप पे वो डिक्लेयर Okay. करती है। तो डिविडेंड का अगर आपका टारगेट है कि डिविडेंड के लिए रखना है, तो फिर हम उसके अलग से उसका शीट ही प्रोवाइड कर देते हैं कि Okay. ये मंथ में ये डिविडेंड आने वाला है, तो उसको वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। इसीलिए हम सबसे पहले अपना क्लाइंट का माइंडसेट ही समझते हैं कि Right. उसको कहाँ पे जाना है। अगर वो बोल रहा है कि मुझे हाई रिस्क से, वो बोल रहा है कि मुझे डिविडेंड की स्टॉक लेना है, तो अपने पास पूरी टीम रहती है, अपने टोटल 22% के लोग हैं, अपनी 4 जगह पे ब्रांच है। तो फिर जैसे वो अगर बोल रहा है कि मुझे ऑप्शन करना है, तो अपने पास 2 ऑप्शन के एक्सपर्ट है। वो बोल रहा है कि मुझे डिविडेंड चाहिए, तो अपने पास डिविडेंड का एक बंदा बैठा है। उसको बोल रहा है कि मुझे डिलीवरी और इक्विटी डेली पे बेस पे करना है, तो अपने वो कर सकते। इट मीन्स कि अपने पास पूरी टीम है जो पूरे 3-4 साल से मेरे साथ ही काम करे और पूरी वेल नॉलेजेबल है। तो क्लाइंट का पैसा वहाँ पे डूबेगा नहीं और क्लाइंट सेफ रहेगा और Okay. लंबे समय के लिए जा सकेगा, और हमको 5 साल के बाद वो डेफिनेटली याद करेगा ही कि जी एडवाइस मैटर करती है। ओके, दैट्स ग्रेट। आपने बताया आपके 4 ब्रांचेस, वो कहाँ कहाँ पे है? मेरी मेन ब्रांच फर्स्ट ब्रांच है जो हमने इनोग्रेशन की थी, वो बोटाद पे है। ओके। देन आफ्टर गरडा, सूरत और अहमदाबाद। ओके, तो मतलब क्लाइंट आपके ऑफिस पे विजिट करके वहाँ पे भी एडवाइस ले सकते हैं? एग्जैक्टली, एंड अगर डेफिनेटली। किसी को वर्चुअली एडवाइस लेना हो तो उसके लिए? तो इसके लिए हम अपने वेबसाइट है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको कंपलसरी ब्रांच पे आना ही पड़े। ओके। एंड जैसे आपने बताया फ्यूचर ऑप्शंस में भी यू आर डूइंग द ट्रेडिंग, मतलब अभी तो काफ़ी आई थिंक कंप्लाइंट्स भी थोड़े डिफिकल्ट कर दिए है फ्यूचर ऑप्शंस के लिए, तो उसके अंदर मतलब कैसे क्या कर सकते हैं, लाइक फ्यूचर ऑप्शंस में अगर किसी को स्टार्ट करना है, बिकॉज मैंने देखे बहुत सारे लोग अपने आप करते हैं, बहुत ही हाई वाला लॉस करते हैं, राइट। और उसके बाद में मतलब कैसे उनको करना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे जो भी क्लाइंट आता है, हाँ। तो पहले हम उसको मना ही बोलते थे ओके। कि ऑप्शन करना नहीं है, क्योंकि अगर वो क्लाइंट आता है नया है, उसको कुछ पता नहीं है, वो 100% अपने पे ट्रस्ट करता है राइट। कि ये जो सर बोल रहे हैं कि ये जो भी मैम बोल रही है वो राइट है। लेकिन हम उसको पहले से एडवाइस करते हैं कि 10 में से 9 लोग हारते हैं, ये सेबी की गाइडलाइन है, 10 आउट ऑफ 9 कस्टमर लूजिंग मनी इन ऑप्शन ट्रेडिंग। तो क्लाइंट को पहले से बता देते हैं कि 10 में से 9 लोग हारते हैं, आपको करना है। अगर बोल रहा है कि नहीं क्लाइंट के मुझे करना है, तो हम उसको पहले से प्रॉपर गाइड करते हैं कि ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन में कौन सा चीज़ ध्यान रखनी है। तो पूरा का पूरा 1 मंथ उसको ट्रेनिंग देते हैं और पूरा का पूरा सिखा देते हैं। देन आफ्टर वो अपने चाहे तो अपने आप से डिप्लॉय कर दे, लेकिन पहला अपना सिंपल और वही उसका क्वेश्चन का आंसर होगा कि ऑप्शन करना नहीं है। क्योंकि 10 आउट ऑफ 9 कस्टमर लूजिंग, जो भी ऑप्शन अगर आप सेबी का डेटा देखोगे, हर साल सेबी फरवरी या मार्च में या फिर जनवरी में डेटा रिलीज करती है, तो आप देख लोगे कि 10 आउट ऑफ 9 कस्टमर लूजिंग मनी। तो 10 में से 9 लोग जो आ रहे हैं वो रिटेलर ही है। जो भी पैसा बना रहा है वो प्रोप्राइटरी डेस्क है या फिर DI वाले या FI वाले, क्योंकि उसके पास बहुत पैसा ज़्यादा रहता है, तो वो अपने को जीतने नहीं देंगे। राइट। और उसकी जो भी फिलोसॉफी है, तो आप देखोगे तो 67% हाँ। वो सेलिंग में पैसा बनता है, अच्छा। और 33% है वो ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। तो फिर ऑप्शन बाइंग में 33% ही अपनी प्रोबेबिलिटी है कि अपने वहाँ पे पैसा बनेगा। तो फिर अपने को सबसे ज़्यादा इंडिकेटर हो गए, ये सब बहुत चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। और जो भी नया ट्रेडर होगा, जो भी नया इन्वेस्टर जो आ रहा है, उसको भी आप में वो माइंडसेट होगा ही नहीं। उसको पता चलेगा तो 2 साल हो गया होगा कि ये होता है, तब तक वो अगर आपने अच्छी एडवाइस नहीं दी था, उसका कैपिटल लूज हो गया अगर, और वो बोल देगा कि ये मार्केट करना नहीं है। राइट। इसकी वजह से बहुत सारे लोग मार्केट छोड़ भी देते हैं। 100%, 90% जो छोड़ रहे हैं और जो भी लॉस हो रहा है, आप
जो भी आप फ्रेंड को जो भी पूछ लेना कि मार्केट कर रहे हो तो हाँ, तो वो प्रॉफिट बोलेगा कि नहीं प्रॉफिट हो रहा है तो समझ लेना कि वो इन्वेस्टर है, और बोलेगा कि लॉस हो रहा है तो अपने को उसको पूछना भी नहीं है, वो बोलेगा कि ऑप्शन में ही लॉस हुआ है, अरे क्योंकि 100% वो वहाँ पे लॉस होता है। ओके। और जो भी पैसा बनता है वो इन्वेस्टमेंट में ही पैसा बनता है। जो भी जिसने भी वॉरेन बफेट हो गया, राकेश झुनझुनवाला जी हो गए, जो भी पैसा बनाते हैं वो इन्वेस्टमेंट में ही बनाते हैं, और सही अच्छी आइटम लेके बैठ जाते हैं और उसको टाइम और पेशेंस देते हैं। इट मीन्स के पेशेंस रखते हैं और कंपनी मल्टीबैगर बनती है। लेकिन वो टाइम टू टाइम फॉलो लेते हैं, इट मीन्स के चेक करते रहते हैं कि कंपनी क्या करे, वो है XYZ। वैसे ही उस सब तो बड़े थे, हाँ वो भी ऑप्शन कर सकते थे, राइट डेफिनेटली। राइट। तो भी उसको पैसा वो हम जो भी वीडियो में देखते हैं, कहाँ पे भी देखते हैं, तो सिंपल मना ही बोल रहे हैं। झुनझुनवाला के को आप देख लो कोई भी वीडियो, तो बोल रहे हैं कि बेचने वाले की तिजोरी खाली और लेने वाले की जेब खाली। तो समझ रहा है कि वो इतना बड़ा हमारा सेंसेक्स के जो मल्टी बैगर में उसका 100% नाम आता है, तो वो एडवाइस कर रहा है तो उसके एक्सपीरियंस के बेस पे ही कर रहा है। ओके मतलब ऑप्शंस शुड बी द वन जो हमें अवॉइड ही करना चाहिए। एग्जैक्टली और अगर आपको करना है तो फिर प्रॉपर तरीके से सीखिए कि कैसे वर्क करता है। हाँ। आप 1 महीने 2 महीने सीखिए, देन आफ्टर डिप्लॉय कीजिए अपना कैपिटल, और कैपिटल भी ये फिक्स कीजिए कि इतने से ज़्यादा होगा तो मैं ये छोड़ दूंगा। ओके मतलब स्टॉप लॉस तो लगा के ही एग्जैक्टली, रखना एसएल है इज इसके मस्ट। अंदर। ओके ओके ओके। अगर नया बंदा अभी स्टार्ट कर रहा है टू इन्वेस्ट इनटू द शेयर मार्केट, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा उनके लिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? अगर जो भी बंदा आता है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि अपने को उसका गोल, इट मीन्स कि आप बोल रहे हो कि सपोज मैं 1 लाख लेके आ रहा हूँ, तो उसको क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न है, उसको क्या चाहिए, तो उसका पहले से ही माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। देन आफ्टर हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं कि ऐसे ऐसे 1 बाय स्टेप टू स्टेप जाएंगे, और देन आफ्टर वी जो भी रिटर्न मिलेगा वो आपको, और ROI जो मिलेगा वो आपको बेनिफिट में होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम जो भी आ रहा है तो उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे इतने टाइम के लिए इतने पैसे लगाने हैं और इतना मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ। नंबर ऑफ ईयर क्लियर होंगे तभी जाके या एग्जैक्टली नंबर ऑफ क्लियर। वो बोल रहे कि मुझे 5 साल के लिए लगाना है तो हम 5 साल के लिए वैसे उसका डिप्लॉय कर देंगे। अगर वो बोल रहे हैं 3 साल के लिए जाना है तो हम वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। वो बोल रहे हैं कि 1 साल के लिए रखना है, 1 ईयर के लिए रखना है, तो हम वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। ओके। बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे कि मैं खुद भी SIP करवाता हूँ, तो जैसे हम SIP में पैसा डाल रहे हैं बट वी नो कि SIP का रिटर्न इक्विटी के रिटर्न से तो कम ही होगा। तो जितना मैं SIP डाल रहा हूँ वही अमाउंट का अगर मैं कोई अच्छी कंपनी का एवरी मंथ वो शेयर लेना स्टार्ट कर दूँ, तो मतलब SIP इज़ बेटर, और मैं ये सेकंड वाला कि कोई अच्छी लार्ज कैप की अच्छी कंपनी का एक शेयर लेके हम साथ में मतलब रखते जाए, तो कौन सा एक अच्छा हो सकता है ऑप्शन अपने लिए? जैसे प्रीत भाई आपने बोला कि आप जो बोल रहे हो स्टॉक SIP बोल रहे हो, इक्विटी इट मीन्स कि आप डायरेक्ट इक्विटी में डालोगे तो इक्विटी में हर मंथ एक शेयर, सपोज आपने सोचा कि मैं रिलायंस का शेयर बाय कर लूंगा, हर महीने एक शेयर मेरे में आ जाएगी। और सपोज बोला कि आपने SIP करनी है, लेकिन SIP में क्या होता है कि एक साथ बड़ा फंड आता है। ओके। तो आप अगर SIP करना चाह रहे हो 2000 की, तो 2000 में रिलायंस आप एक ही ले, इट मीन्स के 3000 का शेयर होता है। अगर सपोज अभी तो मल्टी इट मीन्स के स्प्लिट हो गया है तो फिर 1200-1300 मिल, तो 3000 का शेयर है तो अब एक ही आएगा। तो वो जो SIP वाला बंदा होगा, जो भी फंड मैनेजर होगा, वो 10 शेयर लेके बैठेगा और अपने को 10 से 10 का बेनिफिट मिलेगा। उसमें से 5 शेयर नहीं चले तो भी अपने का प्रॉफिट, इट मीन्स के अपना जो SIP का जो रिटर्न है वो लॉस नहीं दिखेगा। अगर रिलायंस हो गया तो रिलायंस सीधा अपने को डायरेक्ट डिफेक्ट दिखेगा। तो अपने को वहाँ पे भी माइंडसेट क्लियर रखना चाहिए कि अपने को स्टॉक SIP करनी है, तो स्टॉक SIP में अगर कोई भी स्टॉक, सपोज आपने बोला कि रिलायंस, तो लार्ज कैप के लिए कर दो, कोई बात नहीं, रिलायंस आज नहीं तो कल पैसा देगा ही देगा। एक ऐसे ये लास्ट ईयर ऐसा हुआ है कि रिलायंस ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, अदरवाइज आप हिस्ट्री चेक कर लो, वो हर साल पॉजिटिव ही रहता है। ट्रू सही बात है। तो मतलब SIP इज द बेस्ट। और आप 10,000 में जो भी SIP कराओगे, जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, तो ऑटो के सेक्टर के सारे शेयर उसमें आ जाएंगे। ओके राइट। केमिकल हो गया तो केमिकल का सारे के सारे, जैसे जो आप SIP स्टॉक SIP में नहीं करा सकते। हाँ राइट। क्योंकि आप 10 शेयर लेने जाओगे तो 10 शेयर की वैल्यू ही 50,000 हो जाएगी। ओके। और जो 50,000 वाली वो फंड में आपको मिलेगा, लेकिन बेनिफिट आपको अच्छा मिलेगा वहाँ पे। और आप देख लेना कि 5 साल की जो भी SIP है वो कहीं पे भी नेगेटिव नहीं होगी। राइट, दैट आई कैन डेफिनेटली एग्री। मैंने खुद ने 2 साल पहले कुछ स्टार्ट किया था, अभी मार्केट इतना डाउनफॉल है फिर भी मेरा प्रॉफिट लॉस है, कैपिटल लॉस तो नहीं है SIP वहाँ पे होगा ही नहीं। राइट, वो आपकी बात डेफिनेटली सही है कि उसमें तो SIP ही SIP पे, और अपने को प्लान बेस पे ही करना है कि नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर या फिर जैसे भी हो, अपना माइंडसेट क्या क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में निकल के ऐसे। हाँ, और SIP करवाते टाइम पे फंड मैनेजर और समथिंग वो हमें चेक करना चाहिए, वो मैटर करता है डेफिनेटली। क्योंकि SIP जो है वो फंड मैनेजर पूरा का पूरा फंड मैनेज करता है, तो फंड मैनेजर का विजन क्या है अगले 5 साल के लिए, वैसे ही SIP आपको रिटर्न देगी। अगर हम वो चेक नहीं करते
तो फंड मैनेजर कहीं है, बहुत सारे हैं अभी तो, Right, ठीक है। right. तो फंड मैनेजर का विजन नहीं है तो ऐसे भी अच्छे मार्केट में भी नेगेटिव रिटर्न देती है। Okay. रीजन फंड मैनेजर का विजन अच्छा नहीं है। इट मीन्स कि उसका जो भी डिप्लॉय करना है वो राइट टू राइट टाइम में उसने एग्जिट नहीं लिया और राइट टू राइट टाइम उसने एंट्री नहीं लिया, तो फिर वो भी पहले हम उसको, जो भी क्लाइंट होते हैं उसको पहले गाइड कर देते हैं ओके कि ये करना चाहिए। इट मीन्स के फंड मैनेजर है तो फंड मैनेजर का अगले 4 साल का विजन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसने कहाँ पे पैसे लगाए और एक्सपीरियंस जहाँ पे है उस कंपनी में कैसा रिटर्न उसने जनरेट करके दिया है, तो वो अपने को चेक करना चाहिए। ओके तो जैसे आप किसी को एसआईपी के लिए एडवाइस करते हो तो आपकी टीम ये पूरा ड्यू डिलिजेंस करती है कि कहाँ पे डाल रहे हैं, कैसे डाल रहे हैं एग्जैक्टली वगैरह? हम पूरा का पूरा उसको एसआईपी का एक बास्केट बोलते हैं, हम उसको प्रोवाइड Okay. करते हैं। जो भी एसआईपी चल रही है अच्छी, अगर हम सपोज बोल रहे हैं कि हमने 10,000 की 5 एसआईपी करनी है, हाँ. तो 5 एसआईपी हम उसका पूरा ट्रैक करेंगे। ओके देन आफ्टर उस 1 साल के बाद लग रहा है कि ये एसआईपी ठीक से रिटर्न नहीं देगी, तो हम उसी ऑन द स्पॉट डिसीजन लेंगे कि वहाँ से एग्जिट करना है और दूसरी एसआईपी जो भी अच्छी है उसके भी यहाँ पे उसको वहाँ ऐड हो जाएगी। क्योंकि अगर एसआईपी में आप 5-6 साल देने वाले हो हाँ तो 1 साल में आपको पता चलता है। हम एवरी 6 मंथ रिव्यू करते हैं क्लाइंट का ओके कि हमने जो भी इन्वेस्ट किया है तो एसआईपी या फिर फंड में या फिर स्टॉक में, तो एवरी 6 मंथ वी कैन गाइड कि सर अभी अभी जो पोर्टफोलियो है वो हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं या फिर देख लेते हैं, क्योंकि वो अभी मार्केट के सिनेरियो से वो बेस्ट रहता है। Okay. तो फिर एवरी हम जो टॉपिक में थे तो एवरी वन ईयर हम चेक करते हैं। हाँ. अगर 5 एसआईपी चल रही है उसमें एक भी नेगेटिव है तो हम वो एग्जिट कर लेते हैं और उसकी जगह दूसरे हमको ऐड करते थे, ऐड कर देते हो क्योंकि क्लाइंट ने हम पे ट्रस्ट किया होता है तो वो अपने की पहली जिम्मेदारी होती है कि उसका प्रॉफिट बने, इट मीन्स के लॉस ना जाए। ओके जैसे आप एसआईपी में एडवाइस करते हो वैसे किसी का इक्विटी पोर्टफोलियो भी आप पूरा मैनेज करके उनमें भी एडवाइस करते हो कि क्या लेना चाहिए और व्हाट शुड बाय व्हाट शुड नॉट बाय, मतलब क्या निकलना चाहिए कौन से टाइम पे? व्हाट शुड बाय व्हाट शुड गॉट अभी तो मैं नहीं दे सकता एज पर अभी जो सेबी की गाइडलाइन है वैसे ऐसा, लेकिन मैं उसको सजेस्ट कर देता हूँ कि ये फंड मैनेजर अच्छा है या फिर यहाँ पे कीजिए या फिर यहाँ पे बाय डिप्लॉय कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे मार्केट में मिल जाते हैं। तो क्लाइंट को हम गाइड कर देते हैं पूरी तरह से कि यहाँ पे अपने पैसा लगाना चाहिए। ओके मतलब आप पूरा एंड टू एंड सर्विस और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हो कि Exactly. किसी को अगर नॉलेज ही नहीं है तो कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, दैट यू एवरीथिंग यू आर शेयरिंग विद Yeah, द right. क्लाइंट। ओके एंड आईपीओ के बारे में आपका क्या सोचना है, बिकॉज मैं खुद बहुत भरता हूँ, लगते नहीं है तो आईपीओ तो सर अभी देखो तो बहुत 2024 में बहुत सी लाइन लग गई थी। हाँ और अभी जो भी डेटा देख रहे हैं तो 2024 से ज़्यादा 2025 में है, हाँ क्योंकि लाइन में लगी पड़ी है। इट मीन्स के कंपनी को, सबकी कंपनी को आईपीओ लाना ही है। तो फिर आईपीओ सबसे ज़्यादा बने, सबसे ज़्यादा अकाउंट में मल्टीप्लाई में अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर कंपनी को 5 अलॉटमेंट करने हैं तो फिर सामने 50 लोग अप्लाई बैठे करते हैं, हैं, right. तो फिर वो चांसेस कम ही होते जाएंगे डे टू बाय डे। ओके एंड उसमें मेन बोर्ड में ज़्यादातर अपने को जाना चाहिए, ऐसे में भी वी शुड अप्लाई? मेन बोर्ड में प्रीफर ज़्यादा करता हूँ। एसएमई में अभी आप देखोगे लास्ट ईयर में कि कंपनी का क्या है वो है, तो वो भी हम क्लाइंट को बोलते हैं कि अगर आप आईपीओ अप्लाई करना है तो आईपीओ का पूरा डिटेल देते हैं सब क्लाइंट ओके कि ये आईपीओ है, उसका प्रीमियम ये है, उसके प्रमोटर ये है और कंपनी अच्छी है और हम वी शुड अप्लाई। ओके क्योंकि एसएमई में भी बहुत ज़्यादा अभी फ्रॉड हो रहे हैं। हाँ राइट राइट, तो मतलब फिर- बहुत कुछ आता है कि एक या दो छोटी सी दुकान है और Right. ऐसे में आके ले, Right, right, 100%. हाँ भाई, सही बात है। तो मतलब अगर हम मेन बोर्ड में जाए तो कौन सा आईपीओ लगने के चांसेस ज़्यादा है, अगर हम रिटेल एज ए रिटेल करें या तो फिर एचएनआई या बिग एचएनआई, किसमें ज़्यादा चांसेस अपने लगता है? अपने इंडिया में जो भी पॉपुलेशन, इट मीन्स के जो भी अभी इन्वेस्टर आ रहे हैं जो भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल आ रहे हैं। हाँ उसके बाद कम हो गए स्मॉल एचएनआई, HNI, उसके हाँ। बाद बहुत कम हो गए बिग बिग एचएनआई। एचएनआई, तो अपने पास फंड है और लग रहा है कि ये फंड की अभी 3-4 इट मीन्स के अपने को रखा ही है, तो फिर हम बिग एचएनआई कर सकते हैं। Okay. क्योंकि वहाँ लगने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि अच्छा। रिटेलर जो भी अप्लाई कर रहा है, अगर स्मॉल आईपीओ है तो 15,000 में लग जाता है। इट मीन्स हाँ। के 15,000 में आप अप्लाई कर सकते हो। कर सकते हैं, तो 15,000 में आप अगर कंपनी को 5 आईपीओ अलॉटमेंट करने हैं हाँ। तो सामने 50 हो गए, सही बात तो है। आपका चांसेस हो गया 10%। 10%। और वही कि आप बिग एचएनए में जाओगे तो 50 के लोग हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 या 15 हो जाएगी, राइट, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम कम है। होती जाएगी। और ऐसा कुछ होता है कि बिग एचएनआई में अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको मिनिमम कुछ शेयर तो अलॉट होते ही है, ऐसा कुछ होता है? हाँ, डिपेंड ऑन कंपनी, Okay. डिपेंड ऑन वो, क्योंकि वो बोल रहा है कि कंपनी एज पर के 10 लाख का अप्लाई किया है और हाँ। उसको लग रहा है कि नहीं ये है। अब मैं इतना ब्रीफ तो नहीं पता है, लेकिन लगते हैं जैसे अच्छा। हिस्ट्री बोल रही है। इट मीन्स के जो भी अपने क्लाइंट होते हैं तो उसके अकाउंट में 10 लाख का अप्लाई कर रहा है तो एक अर्जी, इट मीन्स के 2 लाख की मिनिमम अलॉटमेंट करीब हो जाती है। होती है, अच्छा ओके ओके।
मतलब इसके अंदर अगर फंड है तो वी कैन, अगर अच्छी कंपनी है तो वी कैन गो फॉर द बिग एच या 100% और मल्टीप्लाई इन मल्टीपल अकाउंट इन मल्टीपल अकाउंट, दैट वुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर Exactly. ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट में करेंगे तो उसमें ज़्यादा बेटर होगा ज़्यादा चांसेस रहेंगे अलॉटमेंट के। यस। प्लस अगर किसी कंपनी को आईपीओ लेके आना है तो उसमें आप हेल्प करते हो? हाँ डेफिनेटली। उसमें एसएमई आप करते हो या मेन बोर्ड है दोनों? और मेन बोर्ड वाले तो अपने पास इट मीन्स के बहुत उसको बड़ा होगा, इट मीन्स के उसके डायरेक्ट कनेक्शन हो गई Right, तो वो right. डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे में वो जो छोटा होता है हम उसको प्रॉपर गाइड करते हैं और ये चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। और ये सपोज अगर उसको लाना है तो पूरा का पूरा डिटेल उसको प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब पूरा कैलकुलेशन फॉर द 3 to 5 इयर्स का Exactly, फिनेंशियल्स कैसे exactly. आगे ले जाना है, कौन से वैल्यूएशन पे मार्केट में पैसा हाँ लाना वो है। हम जो भी उसकी गाइडलाइन होती है उसके भी आप पे हम दे सकते हैं। ओके। प्लस अभी नॉन लिस्टेड शेयर्स बहुत चलते हैं, लाइक पीपल आर बाइंग द नॉन लिस्टेड right. शेयर, तो वो आप उसके अंदर वो करवाते हो? हाँ हम करवाते हैं, अनलिस्टेड शेयर हम उसको बोलते हाँ हैं अनलिस्टेड शेयर राइट। लेकिन उसमें हाई रिस्क ज़्यादा है ओके और हम क्लाइंट को पहले से ही बोलते थे कि आपको 3 साल के लिए पैसा नहीं चाहिए ना, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं रहती। ओके आप जब भी चाहे उसमें एग्जिट नहीं हो सकते। राइट। जब भी उसका आईपीओ आएगा देन आफ्टर आप उसका कुछ रूल्स होता है कि 6 Buffer महीने के होता बाद है, हाँ, 6 ही आप महीने का सेल कर buffer, सकते हो। हाँ। तो जो भी क्लाइंट बड़े हो गए तो उसको हम कंपनी का पहले पूरा का पूरा चेक करते हैं कि कंपनी का प्रमोटर क्या है, कंपनी कहाँ कहाँ पे उसका विजन क्या है, तो उसके बिहाफ पे हम बोलते हैं कि वो आप ले लो। अदरवाइज हम मना ही बोलते हैं। इट मीन्स के कंपनी के बिहाफ पे बोलते हैं और क्लाइंट को पहले से क्लैरिटी कर देते हैं कि आप 3 साल का मिनिमम टाइम होरिजन लेके चलिए। ओके मतलब किसी के पास लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है तभी अनलिस्टेड शेयर में जाना एग्जैक्टली चाहिए। तभी चलना चाहिए। और अनलिस्टेड शेयर में रिटर्न्स मिलता है? बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न वो Right. अपना ही नियम है। इट मीन्स के अपना रूल्स है, हाई रिस्क हाई रिटर्न। जितना भी म्यूचुअल फंड में रिटर्न निकलता है उससे ज़्यादा इक्विटी देती है। इक्विटी देते हैं, उससे ज़्यादा पीएमएस वाला देते हैं, उससे ज़्यादा एएफ देता है और उससे ज़्यादा देता है प्राइवेट इक्विटी। डिपेंड ऑन कंपनी, डिपेंड ऑन फंड मैनेजर, डिपेंड कहाँ पे आप पैसा लगा रहे हो, ओके उसके भी आप पे मेन डिपेंड करता है। ओके ओके दैट्स ग्रेट। उसके अलावा कोई आप व्यू या शेयर लाइक कोई भी चीज़ अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करना चाहते हो कि इन्वेस्ट करते टाइम पे हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, या तो फिर हम किसी को अपना पोर्टफोलियो दे रहे हैं तो किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए? जो भी पोर्टफोलियो दे रहे हैं या फिर जो भी आप पहले मार्केट में आ रहे हो तो पहले उसका प्रॉपर जो भी अकाउंट ओपन है वो एज पर सेबी गाइडलाइन होना चाहिए। जो भी सेबी के रूल्स है नॉर्म्स है वो कंपलसरी उसको फॉलो करता होना चाहिए। देन आफ्टर जो भी आप फंड मैनेजर को दे रहे हो तो फंड मैनेजर सेबी रजिस्टर होगा तो सेबी रजिस्टर को ही एडवाइस लेनी चाहिए और सेबी रजिस्टर के थ्रू ही जाना चाहिए। अदरवाइज ये अपना आप कैपिटल लूज करोगे। जैसे इन्फ्लुएंसर आ गए कि जैसे कि 5,000 में 50,000 बना दूंगा, 50,000 में लाख बना दूंगा, तो उसको अवॉइड ही करना चाहिए। जो भी सेबी बोल रही है जो अपने हित के लिए बोलेगी इट मीन्स कि अपना उसमें अपना बेनिफिट ही होगा। मतलब तो सेबी की गाइडलाइन तो सेबी की गाइडलाइन ही फॉलो करनी है और उसके रूल्स पे ही जाना है। ओके अगर उसके रूल्स के बिहाफ गए तो डेफिनेटली वहाँ पे क्लाइंट का लूज ही होगा, ओके वहाँ पे ऐसा बनेगा ही नहीं। इट मीन्स के वहाँ पे क्लाइंट का, क्योंकि वो सब मैनेज करती है राइट, तो it means उनको पता है कि Exactly. मार्केट कहाँ पे क्या है। और मार्केट के अलावा कौन पैसा बना रहा है हाँ हाँ राइट, उनके पास पूरा डेटा पूरा है। डेटा रहता है। तो अभी मैंने आपको 10 आउट ऑफ 9 कस्टमर लूजिंग मनी बोला, हाँ तो एक लोग जो पैसा बन रहा है वो एफआई और डीआई है। आप अच्छा। अगर उसका सेबी का पूरा रिपोर्ट देखोगे हाँ। तो उसमें रिटेलर ही पैसा लूज हुआ है। Okay. एफआई डीआई ने 1% भी लूज नहीं। ओके वो अराउंड में एफआई डीआई की बात करूँ तो एफआई जो अकाउंट होता है वो 100 सीआर से स्टार्ट होता है। उसका जो भी होता है वो 100 सीआर, और डीआई का जो प्रोप्राइटरी डेस्क बोलते हैं वो 20 सीआर से स्टार्ट होता है। ओके उसका जो भी फंड लेके बैठते हैं हाँ। और वो टारगेट करते हैं कि अपने को 20% कमाना है। इट मीन्स के साल का अपने को 20% ही तो 4 करोड़ निकलना है। एग्जैक्टली। तो फिर वो टारगेट ही करेंगे कि अगर 20% करता हो तो डिवाइडेड बाई 72 कर दो तो 3 साल में अपना पैसा डबल हो जाएगा। राइट तो उसने वहाँ पे भी प्लानिंग कर ली कि अपने को 20% कमाना है ये साल में और ये, हाँ तो वो पैसा बनाएगा ही। अपने रिटेलर जो भी है वो प्लानिंग नहीं करते कि आज 1 लाख लगा दिया और कल 2 लाख चाहिए 2 लाख चाहिए और अपना सारा का सारा पैसा गमा देते हैं। इट मीन्स के घुमा देते हैं और आफ्टर बोलते हैं कि मार्केट में पैसा लगाना नहीं सही चाहिए। नहीं है। और अभी आप ये जो अक्टूबर से देखोगे तो 6 महीने में आप बोलोगे इट मीन्स के सबका पैसा लूज ही होगा। सही बात है। और अभी वो टेस्टिंग आता है कि जो भी अच्छा इन्वेस्टर होगा जो भी पेशेंस के रखे बोलेगा वो और डालेगा, सही बात है। क्योंकि अभी वो सोचेगा कि ये बेस्ट टाइम है ऐड करने का। वो एग्जिट का तो सोचेगा ही नहीं हाँ क्योंकि वहाँ पे उसका माइंड क्लियर होगा। क्लियर है, सही बात है। And ज़्यादातर ऐसा एक ग्रीडीनेस आ जाता है, लाइक Exactly. रिटेल में ज़्यादा आता है कि एग्जैक्टली 1 लाख के 10,000 15,000 मिल रहे तो लोग नहीं निकलेंगे। Exactly. और रुकते हैं और वो उसके अंदर बाद में लॉस खा के निकलता है। लॉस खा के ही निकलेंगे। मतलब क्योंकि जैसे आपने बोला कि डीआईए को पता है कि मुझे 20% चाहिए, रिटेलर को नहीं पता, उसको तो 100% ही चाहिए। एग्जैक्टली और 100%
2 महीने में ही चाहिए। 2 महीने में चाहिए और उनको वो पूरे साल में चाहिए, उनका वो एक गोल क्लियर है कि हमें कैसे रिटर्न निकालना है। एग्जैक्टली। सही बात है। और कोई टिप्स आप देना चाहोगे अपने व्यूअर्स को? कुछ नहीं, इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए और अगले Great. 5-6 साल में आप देखोगे कि इंडिया क्या कर रहा है। विक्ट्री अभी तो 1 साल 2 साल में नहीं, लेकिन 5 साल के देखोगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बना होगा। Okay. कोई भी जहाँ भी स्टार्ट कीजिए, SIP या फिर स्टॉक में या फिर कहाँ पे भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। दैट्स ग्रेट। जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन कि ये डीप ब्लड बाथ अभी जो चल रहा है वो कब तक मतलब रुकेगा, वो आपको दिख रहा है? आई थिंक मे बी मार्च में रुक जाना चाहिए, लग रहा है ऐसा। ओके, और 1-1.5 महीना चलेगा ये? हाँ, ऐसा लग रहा है। ओके। क्योंकि वो हम कुछ नहीं बता सकते, कल से भी रुक जाए, लेकिन अपने को लग रहा है कि मार्च में रुक जाएंगे क्योंकि FI है वो अपना सेलिंग ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, राइट। और आप देखोगे कि DI वो बाय कर रहे हैं। हाँ, जो भी बाय कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि इंडिया में ग्रोथ तो है ही, है ही। ब्लड बात है, लेकिन FI की वजह से। सही बात। और DI वाला जो पैसा लग रहा है वो आम तौर पे नहीं लगेगा, वो अगले 5-6 साल के लगेगा। हाँ, वो एक लॉन्ग टर्म विजन से ही लगाते एग्जैक्टली। हैं। तो DI सब माल देख रही है। आप 6 महीने का हिस्ट्री देखा चलो तो DI सेम डे नेगेटिव नहीं, इट मीन्स कि हर दिन बाय कर ही लेते हैं, जितना भी वो सेल कर रहे हैं सामने बाय आ ही जाता है। तो फिर समझ लेना चाहिए कि वो बाय कर रहे हैं तो अपने को भी बाय करना चाहिए और कुछ ज़रूरत ही नहीं है कहाँ भी जाने की कि चलो ले लो। सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कोई भी टिप्स चाहिए, यू नो नाउ कि किसको को कनेक्ट करना है। वन एंड ओनली स्टॉक मार्केट विद बैंकर मिस्टर प्रकाश बत्ता। थैंक यू। थैंक यू।